हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इसके पहले हमने रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मैट्रिक्स कवर कर रखी है। इसमें हमने ये आपका सैम्पल पेपर का क्वेश्चन भी ले रखा है। जब हमने मैट्रिक्स कराई थी वहां पे भी इक्वलिटी बताई, वहां की इक्वलिटी डिफरेंट होती है, यहाँ की इक्वलिटी डिफरेंट होती है। और साथ ही हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कवर किए, किस तरीके से एक एक मार्क्स से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो जनरली बच्चे गलत कर देते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सारी वैरायटी, लगभग 10 से 12 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसमें कवर किए हमने। उन फॉर्मूलों को देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक आप आई बटन पे जाकर देख सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। यहां पे बात कर ले, डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी होता है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सिंपली हमें उसको एक्सपैंड करना पड़ता है। अब एक्सपैंड करने के लिए भी आप उसको किसके अलोंग एक्सपेंड करते हो, किसी के भी अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर सेम आता है। वो भी आपको टेंशन नहीं लेनी। अच्छी बात ये होती है। लेकिन अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसा दे रखा है 1 1 मान लिया 0 2 1 3 4 5 6, तो हम इसको एक्सपेंड किसी के भी अलोंग कर सकते थे, लेकिन प्रेफर वो करते हैं जिसमें 1 2 या मैक्सिमम जीरोज मिल जाते हैं, तो उसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। हमारी थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो ये प्लस का आता है, ये माइनस का आता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। आपके सिलेबस में 2x2 और 3x3 दे रखी है, या तो आप याद रखो प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है 3x3 में। 2x2 में नहीं होता है। 2x2 में क्या चलता है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस होता है। क्यों होता है? ये बेसिक है। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो जो सफिक्स दिए होते हैं ना, इनको ऐड करते हैं। अगर इवन आता है तो प्लस आता है, ऑड आता है तो माइनस आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इवन आएगा, देखिए 1 1 ऐड करोगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऑड, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ऑड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस मिलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इवन मिल जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ऑड मिलेगा। तो इस तरीके से साइन डिसाइड होता है। साइन समझ में आ गया। एक्सपैंड करना है तो R1 के अलॉन्ग हम एक्सपैंड कर दे रहे हैं, तो यहां पे होगा क्या, 1 आ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। अब चाहे तो आपको पूरा पूरा डिटर्मिनेंट लिख दो, ये क्रॉस उसी के अलॉन्ग। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही कैंसिल होगी, तो वैल्यू बचेगी क्या, 1 3 5 6। ये माइनस का आएगा तो -1 लिख दिया हमने। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ही कैंसिल होगी, बाकी बचेंगे क्या, 2 3 4 6। बात समझ में आ रही है? अगला एलिमेंट 0 है तो आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इसीलिए उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए जिसमें 0 मिल जाता है। इसका इससे मल्टीप्लाई होता है प्लस साइन के साथ, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है माइनस साइन के साथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी 1 इंटू में ये वैल्यू हो जाएगी 12, और ये माइनस का 12, ये वैल्यू पूरी पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। डिटर्मिनेंट को लिखा कैसे जाता है, ए है तो डिटर्मिनेंट ए लिख दिया जाएगा, या डिटर्मिनेंट ए लिख दिया जाएगा। ये मॉड नहीं होता, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। डेल्टा भी बना देते हैं, कैपिटल डी भी बना देते हैं, जैसा भी दिया होगा, मेंशन होगा आपको खुद ही कि ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आ गया। माइनर्स कोफैक्टर्स क्या होते हैं, हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होता है, अपना कोफैक्टर होता है। कहने का मतलब है कि अगर A11 की बात करें तो इसका अपना माइनर होगा M11, इसका अपना कोफैक्टर होगा C11। अगर हम A32 की बात करें, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसका अपना माइनर होगा, इसका अपना कोफैक्टर होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्वांटिटी वाइज दोनों सेम होते हैं, बट साइन का डिफरेंस हो जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम इसी की बात कर लें तो इसका थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका माइनर कितना आ जाएगा, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल कर दो, थर्ड रो और सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, बचेगी कि 1 0 2 3, यही तो बचेगा भाई। देखिए सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। अब इसको सिंपली एक्सपैंड कर लो, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, उससे 0 हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो ये माइनर था। कोफैक्टर की बात कर ले तो क्वांटिटी वाइज तो यही आएगा, जो माइनर निकाला था उसी तरीके से निकालते हैं, बट इनके सफिक्स देख लीजिए। जैसे साइन डिसाइड करते हैं ना, बस वो साइन कोफैक्टर में आता है, तो 3 + 2 ऑड है, मतलब ये माइनस का आएगा, साइन आपको चेंज कर देना। अब जैसे हम 2 2 की बात कर ले, A22 की बात कर ले, तो इसका आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना है, तो M22 आएगा, C22 आएगा।
M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो यही है। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1046, 1046 ये आ जाएगी इसके माइनर की वैल्यू। सॉल्व करोगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली 6। अब हम इन कोफैक्टर की सिचुएशन में देखें तो ये इवन आ रहा है, 2 + 2 सफिक्स को ऐड करते हैं, इवन है तो वही आएगी, साइन चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो जो कॉन्सेप्ट साइन के लिए था वही वाला यहाँ पे लगता है कि अगर सफिक्स को ऐड करने से ऑड पोजीशन आ रही, ऑड पोजीशन है, सफिक्स को ऐड करने से तो माइनस आ जाएगा, अदरवाइज साइन वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनर कोफैक्टर भी समझ में आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फंडा क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर आपको A दे रखा है x1 y1, B दे रखा है x2 y2, ये वर्टिसेस है ट्राइंगल की, C दे रखा है x3 y3, तो एरिया का फॉर्मूला क्या आता है? एरिया ABC का कितना आ जाएगा? वो आता है हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आप सिर्फ पॉइंट रखते तो ये 2 क्रॉस 3 का, लेकिन डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर का होता है, इसीलिए 1 ऐड कर लेते हैं इसमें, तो ये 3 क्रॉस 3 की हो गई। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया 0 हो जाएगा। ये जो इक्वालिटी वाला फंडा बच रहा है वो क्या होता है? जैसे ये मैट्रिक्स आपका ये सैंपल पेपर है 2 4 5 1, उसमें दे रखा है 1 मार्क्स का 2x 4 6x। मैट्रिक्स होती तो पोजीशन वाइज इक्वल करा देते, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, अगर दो नंबर आपस में इक्वल है तो नंबर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 - 20 और ये इक्वल है 2x² - 24 के। ऐसे होता है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, माइनस का इसका इससे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस का 18 और ये 2x² माइनस का 24, 24 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का 24 माइनस का 18 और ये 2x²। यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी? आप ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 6 बचेगी और ये 2x² है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 प्लस माइनस, ये x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से निकालना है। चलिए अब देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको 3 इक्वेशन दी थी, ठीक है। इनको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है? x y z के कोफिशिएंट आपको लिख देने a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये अटैच किससे थे? x y z से। इक्वल किसके थे? d1 d2 d3। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया हमने x, तो ये A मैट्रिक्स बन गई, ये X मैट्रिक्स बन गई और हमने इसको दे दिया D नाम। हमको निकालना X है, तो A को उस साइड भेजना पड़ेगा और मैट्रिक्स में ऐसे डिवाइड नहीं करते हैं, प्री पोस्ट मल्टीप्लाई कराते हैं उसके इनवर्स से। तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये A इनवर्स इंटू A हो जाएगा, इंटू X हो जाएगा, ये A इनवर्स इंटू D हो जाएगा, तो ये I हो जाएगा। ये भी पता है ना, इनवर्स को उससे मल्टीप्लाई कराओगे I आएगा, I का किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x की वैल्यू आती है A इनवर्स इंटू D। A इनवर्स निकलता कैसे? A इनवर्स निकलता है आपका x की वैल्यू आएगी एडजॉइंट A इंटू D अपॉन में डिटर्मिनेंट A, ये वैल्यू आएगी। ये इनवर्स का फॉर्मूला होता है। A इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट A, यानी एडजॉइंट A भी देखो कैसे निकलता है। ये देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट निकालना पड़ता है। एडजॉइंट कैसे निकलता है? किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है? उसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाते हैं। हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है, यानी हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 कोफैक्टर निकालना अभी सीखा हमने, और उसका क्या ले लेते हैं? ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के वहां रख दिया, फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट। उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पूरा पूरा इनवर्स। एक अच्छी चीज देखिए और निकल के आती है कि मान लिया ये मैट्रिक्स थी आपकी, ठीक है, मैट्रिक्स को अगर बिना ट्रांसपोज लिए, अभी ट्रांसपोज नहीं लिया, ये समझ लो कोफैक्टर मैट्रिक्स है C, ठीक है। तो अगर आप मैट्रिक्स को उसके कोफैक्टर, कभी कहीं कहीं पे कैपिटल A के फॉर्म में भी लिखते, A11 कोफैक्टर है किसका? A11 का। बात समझ में आ रही है? तो कहीं कहीं पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका क्या मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा कहीं पे
कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को उसी के रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दोगे, यानी A11 को C11 से मल्टीप्लाई, यानी इस पहली रो को उठा के हमने इस पहली कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? A11, A12, C12, A13, C13। यहाँ पे ABC दी गया लेकिन होते तो वही है, पोजीशन वाइज हम ले रहे हैं, तो ये आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। अगर A बात कर रहे हैं तो A आएगा, जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका डिटर्मिनेंट आता है। अगर आपने इस रो को उठा के किसी अदर रो से मल्टीप्लाई करा दिया तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 आएगा। कब? अगर आपने A11 को किसी और से करा दिया, C21 से करा दिया, A12 को C22 से करा दिया, A13 को C23 से करा दिया। ठीक है, ये डीपली हम नहीं समझा रहे, डीपली समझना है तो यार आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा डिटेल में। बस ये फंडा होता है, ये आपका 1 मार्क्स में आ सकता है। तो याद रखने का तरीका, सफिक्स दोनों के सेम होंगे। यहाँ पे C की जगह कैपिटल A भी मेंशन हो सकता है, तो घबराना नहीं कि कैपिटल A क्या है। कैपिटल A भी कोफैक्टर के लिए कहीं कहीं बुक में यूज करते हैं, तो अगर एग्जामिनर ने वो पैटर्न फॉलो कर लिया है तो बस आपको देखना है सफिक्स दोनों के सेम है, बीच में साइन सेम है, प्लस प्लस है, क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं। अगर साइन यहाँ चेंज होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ B1 होती है, नंबर की बात कर ले, कोफैक्टर निकालने के बाद यहाँ माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा। वो साइन जैसा होता है वैसा मल्टीप्लाई होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सफिक्स सेम है तो डिटर्मिनेंट आएगा, अगर सफिक्स अलग हो गए तो 0 आएगा। बात समझ में आ रही? और ऐसा नहीं कि इस रो को उठा के कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपका। तो एडजॉइंट निकालना समझ में आ गया। एडजॉइंट कैसे निकलता है? एडजॉइंट निकलता है सीधा सीधा जो कोफैक्टर निकाला है उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो एडजॉइंट आ जाता है। तो ये ट्रांसपोज ले लेते हैं, और जब मल्टीप्लाई कराते हैं ना, ट्रांसपोज लेने से पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। अब हम आ जाए अपने मुद्दे पे। तो यहां पे होता क्या है, यहाँ पे देखिए आपने पढ़ रखा है ना, डिटर्मिनेंट जो डिनोमिनेटर में है वो चीज 0 नहीं होनी चाहिए, तो आपने पहले से पढ़ रखी है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है? देखिए 2 सिचुएशन बन रही है, या तो डिटर्मिनेंट A 0 होगा या डिटर्मिनेंट A 0 नहीं होगा। जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही? यानी वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए एक क्वेश्चन यहां बन गया कि एक मैट्रिक्स दे दी गई आपकी, मान लिया ये है 1 2 3 के, कहेगा ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। सिंपल है यार, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा भैया? 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो सिंपल डिटर्मिनेंट निकाल दो इसका, 1 2 3 के का डिटर्मिनेंट निकाल दो, ये 3 है और वो 0 रख दो, तो k माइनस 6 की वैल्यू 0, तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। एक ये भी पूछा जा सकता है कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है? इनवर्स सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का पॉसिबल है जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। बात समझ में आ गई? यहां से इतना क्लियर है। अब ये सारे पॉइंट्स लिखते चलिएगा, ये देखिए सिलेबस में नहीं है लेकिन इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। अब यहां पे क्या होगा कि अगर नीचे 0 नहीं है, बात समझिए, नीचे 0 नहीं है, ऊपर 0 हो जाए, 0 हो सकता है ना, XYZ 0 आ सकते हैं, नीचे 0 नहीं है तो सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। बात समझ में आ रही? कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब सोचो नीचे 0 है तो 2 सिचुएशन आपने लिमिट में पढ़ी होगी, 0/0 भी एक सिचुएशन होती है ना। अब नीचे 0 है तो ऊपर वाली क्वांटिटी को भी हम देखते हैं, तब हमें देखना पड़ता है ऊपर का क्या नजारा है भैया। ऊपर मतलब न्यूमरेटर का, यानी एडजॉइंट A इंटू D का क्या मसला आएगा, क्या ये भी 0 है या ये 0 नहीं है। तो वही सिचुएशन हो सकती है, या तो ये 0 नहीं होगा या ये 0 होगा। अब सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, ऊपर कोई नंबर है और नीचे 0 है तो वो तो डिफाइन नहीं होता, अनडिफाइंड हो गया। तो ये क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा है आपका? इनकंसिस्टेंट है, यानी नो सॉल्यूशन। आपका क्या आएगा? नो सॉल्यूशन आएगा, इनकंसिस्टेंट है। ऊपर तो नंबर है लेकिन नीचे 0 है। अब सोचो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई ना।
आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। कोई कैंसिल करके 1 लिख सकता है, कोई कहेगा नीचे 0 है ऊपर कोई नंबर है, अनडिफाइंड हो गया, कोई कहेगा ऊपर 0 नीचे कोई नंबर है तो 0 हो गया। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती, आप एक एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते। तो ये एडजॉइंट है, नीचे ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो यहां पे सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है, लेकिन इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो ये आपको बस ध्यान रखना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है। अगर लीनियर ऑफ इक्वेशन आएंगी ना तो उन्होंने मेंशन कर रखा है यूनिक वाला ही आएगा, यही वाला पैटर्न आएगा जिसमें डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? उन्होंने मेंशन भी किया है यूनिक सोल्यूशन। तो लीनियर ऑफ इक्वेशन वगैरह में आपको बस इतना ध्यान रखना है।